हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस, जहां प्री कम मेंस और इंटरव्यू है, साथ ही वनडे एग्जाम कह सकते हैं कि जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और यूपी ट्रिपल एससी। तो खास कर ये वीडियो हम देख सकते हैं इस संदर्भ में कि यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, जीएस का जो मेंस पेपर है आप देखेंगे पेपर 2 देखेंगे। जो सिलेबस है आपका वो कहीं ना कहीं क्लास 6 से क्लास 12 की अगर एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट है तो काफ़ी हद तक आपको कवरेज मिलेगा एनसीईआरटी के। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अगर आपका ऑप्शनल कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस है, साथ ही अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो अब आप इन चैप्टर्स को देख सकते हैं या इन एनसीईआरटीज़ को फॉलो कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, प्री एंड पीसीएस एग्जाम, प्री कम मेंस मतलब यूपीएससी, सीएससी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं प्रीलिमिनरी या स्क्रीनिंग टेस्ट तब भी आप इन एनसीईआरटीज़ को कवरेज करेंगे। साथ ही अगर पीसीएस का दे रहे हैं तब भी आपको एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है आपके बेसिक के लिए या आपके प्री एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब एनसीईआरटी से यूपी पीसीएस वाले भी पूछने लगे हैं, अदर स्टेट वाले भी पूछते हैं और यूपीएससी तो पहले से ही आपसे ये क्वेश्चन पूछती आई हुई है। आप उठा के देख सकते हैं इनके क्वेश्चन पिछले ईयर के आए हुए, कुछ अनसॉल्व पेपर आपको लग जाएगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि ये यूपीएससी, सीएससी, यूपी पीसीएस, जीएस का जो मेंस पेपर 2 है उसकी हद तक आपको सिलेबस कवरेज दिखाई देगा। हम जो भी पढ़ लिख रहे हैं वो इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत भाई अनुज पटेल सर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। हम देखेंगे कि चैप्टर 2 संघवाद पे चर्चा कर रहे थे, हमने जैसे संघवाद पे काफ़ी हद तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसके 5वें वीडियो पे चर्चा कर रहे हैं, पार्ट 5 पे। तो आप देखेंगे इस वीडियो में लगभग ये वीडियो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं इस संदर्भ में कि ये संघवाद चैप्टर 2 है, यूनिट 1 है। आप देखेंगे ये भारत की उद्देश्य का है। हम कहीं ना कहीं इसके ही, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे संघवाद के लक्षण हैं, कई सारी चीज़ों को देखते आए हैं। अब हम देखेंगे इस संदर्भ में हम फेडरलिज्म के जो फीचर है, इंडियन फेडरलिज्म फीचर और साइलेंट फीचर्स के संदर्भ में हम लोग लैंग्वेज पॉलिसी अभी चर्चा किए हैं। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन, 3 टायर सिस्टम या डिसेंट्रल सत्ता का विकेंद्रीकरण की चर्चा करेंगे, जो क्या है इंडियन फेडरलिज्म फीचर का एक जो है फीचर्स है या विशेषता है या फेडरलिज्म की एक प्रमुख विशेषता है कह सकते हैं। तो हम भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण से पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को जान ले सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, रीस्ट्रक्चर बिल्डिंग्स कहते हैं, ठीक, दी डिप्रेसिंग फंक्शंस, पावर्स, पीपल एंड आप देखेंगे थिंग्स अवे फ्रॉम द सेंट्रल जो है लोकेशन ऑफ अथॉरिटी। हर स्तर पर क्या है सभी लोगों की भागीदारी की है, सेंट्रल लोकेशन ऑफ अथॉरिटी के संदर्भ में बात है, ठीक है। साथ ही आप देखेंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के संदर्भ में तो आप देखेंगे डिफाइन किया गया है मीनिंगफुल अथॉरिटी के संदर्भ में, डेवलप की बात हुई है, लोकल यूनिट्स डेवलप की बात है, गवर्नेंस, लोकल यूनिट्स ऑफ गवर्नेंस की बात हो रही है। तो आप देखेंगे सत्ता के त्रिस्तरीय बात हो रही है। साथ ही आप देखेंगे एक्सेसिबल एंड अकाउंटेबल, मतलब आप देखेंगे जो भी सत्ता है वो क्या होगा अकाउंटेबल है। तो लोकल सिटीज जो क्या है जो लोग हैं या सिटीजनशिप है। आप इसके बाद भी आप देखेंगे कि इंजॉय अ फुल पॉलिटिकल राइट एंड लिबर्टी इन 10 जो है डिफर्स फ्रॉम द वस्ट मेजॉरिटी ऑफ अर्लियर ऑफ इफोर्ट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन डेवलपिंग एरियाज के संदर्भ। तो आप देखेंगे कि क्या है हर स्तर पर के लोगों की भागीदारी के संदर्भ में चर्चा हो रही है और पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल के संदर्भ में बात हो रही है। तो गवर्नेंस बाय द पीपल ऑफ द कंट्री ऑफ द इसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसेंस कहते हैं कि उसका सार, तो आप देखेंगे डेमोक्रेसी के सार के रूप में है। इसी को आप कह सकते हैं केशवानंद भारती के केस के संदर्भ में, ठीक है। इसी लाइन को हमारी जुडिशरी ने अपनाया था। तो आप इसको देख सकते हैं। साथ ही आप इसके साथ ही आप देखेंगे डेमोक्रेटिक जो डिसेंट्रलाइजेशन है तो आप देखेंगे डीडी के संदर्भ में तो क्या है काइंड्स ऑफ हैज ए हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ द कम्युनिकेशन वेयर हियर द परमानेंट लीडर ऑफ ए सच। आप देखेंगे एक हॉरिजॉन्टल का तब जो है लेवल है कम्युनिकेशन का, हर स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ती चली जाएगी। आप देख सकते हैं
तो आप इसके बाद देखेंगे ये पर्सन आप कोऑर्डिनेट करेगा, मॉनिटर करेगा, टास्क विल बी अपॉइंटेड फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक, देन द रिप्लेस्ड बाय द अदर हु मे अकॉर्डिंग वो कोऑर्डिनेट डिफरेंट टास्क। तो आप देखेंगे अगर क्या नाम वो अगर इस काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं तो आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो दूसरे टास्क रिप्लेस कर दिया जाएगा उन्हें। जनता के पास ये पावर्स दी गई हैं। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि डिसीजंस आर जनरली मेड बाय द ग्रुप कॉन्सेप्ट। तो आप देखेंगे एक क्या है, सभी लोग ग्रुप मिलकर या एक समूह मिलकर इसका डिसीजन लेंगे, मतलब चाहे लोगों की भागीदारी के संदर्भ में हो, चाहे शासन में लोगों पर जनता शासन की भागीदारी हो, तो उनका भी क्या है एक मंत्रिपरिषद है वो भी समूह लेते हैं डिसीजन, हर स्तर पर भागीदारी। दिस काइंड ऑफ टीम स्ट्रक्चर इज बेस्ट और डिफिकल्ट प्रॉब्लम। देखेंगे कि अगर कोई स्ट्रक्चर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम है तो एक स्ट्रक्चर बना के बेस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है का मैटर किया जाएगा, जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हर स्तर पर लोगों की भागीदारी बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आप देखेंगे जॉब सर्टिफिकेशन होगा एंड क्या होगा, हाई मोरेबल एंड कैन बी अचीव्ड बाय द इम्प्लीमेंटिंग दिस काइंड ऑफ टीम स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं इस फीचर्स को भी साथ में कि इसके साथ ही आप इस मतलब व्हाट आर द डिसेंट्रलाइजेशन को देख सकते हैं। और आप देखेंगे इस्टेब्लिश द केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कैसे कैसे केस है, डिफाइन द स्कोप फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे डिफाइन द एक्शन प्लान फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप इसे देख सकते हैं कि अलग अलग फॉर्म पे तो है व्हाट आर द डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप देखेंगे आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम की बात हो रही है, ब्रेकिंग डाउन है, एग्जेक्टिंग सिस्टम की बात हो रही है, मतलब ब्रेकिंग डाउन नीचे की तरफ मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, प्रॉब्लम की क्या होगा, प्रॉब्लम समस्या की पहचान की जाएगी, आपको क्या होगा फिर ब्रेकिंग सत्ता का नीचे तक स्तर आएगा, मतलब सेंटर से नीचे की तरफ सत्ता का फैलाव होगा। आप ये भी देखेंगे इसके साथ होगा कि डिजाइनिंग ए न्यू सिस्टम, तो एक आप भारत में देखेंगे कि क्या था, सेंट्रल के साथ स्टेट थी लेकिन नए सिस्टम के साथ एक लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज की व्यवस्था की बात की गई। फिर हम बात करेंगे इस्टेब्लिश द केस और डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप देखेंगे इसमें किस केस की बात की गई कि आपकी इफिशियंसी ऑफ ओवरहेड, आपकी इफिशियंसी बढ़ाई जाएगी और ओवरहेड के, और आप देखेंगे परसीव्ड आइडेंटिफाई की बात हो रही है, और आप देखेंगे इसके साथ क्या ना अप्यूकेंस की बात हो रही है, और परसीव्ड इनजस्टिस की बात हो रही है, और वल्नरेबिलिटी की बात हो रही है। तो सारे केसों की बात हो रही है कि एस्टेब्लिश बात केस ऐसे ऐसे आएंगे तो इन पे डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें डिफाइन ऑफ द स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप देखेंगे स्टेक होल्डर, एक्टर और बेनिफिशियरीज की बात हो रही है, कौन कौन इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में आएंगे, सभी लोग भागीदारी है। इसके बाद रिलेशनशिप एंड पावर बैलेंस की बात हो रही है, और आप ये भी देखेंगे क्या नाम इंसेंटिव ऑफ पेमेंट एंड पेमेंट्स की बात हो रही है, सिस्टम एलिमेंट्स की बात हो रही है, और वर्क फ्लो ऑफ प्रोसेस की बात हो रही है, मोड्स ऑफ किसके सर्टेन की बात हो रही है, क्रिएशन मोड्स ऑफ क्रिएशन, और मोड्स ऑफ देखेंगे इसमें मैनेजरियल कंट्रोल। तो सारी चीज डिफाइन ऑफ द स्कोप डिसेंट्रलाइजेशन का किया गया है। इसके होल्डर होंगे, एक्टर होंगे, बेनिफिशियरीज, कौन कौन इसके लाभ हैं। तो अगर हम इसके पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे तो लाभकारी जनता भी है, शासक भी है, शासक भी उनके भागीदारी हैं, कौन कौन इसके स्टेक होल्डर हैं, कौन कौन इसमें पार्टियां हैं, कौन कौन से एक्टर हैं, कौन कौन से राजनेता हैं, रिलेशनशिप क्या होगा इनके बीच, डिसेंट्रलाइजेशन केंद्र संबंधों की चीज चर्चा कर सकते हैं, पावर ऑफ बैलेंस की चर्चा कर सकते हैं कि सत्ता का जो पावर्स की बैलेंस होगी। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं पावर्स की दो तराजू के रूप में, जैसे न्यायपालिका को देखते हैं कि दो तौले तो बैलेंस किया जाता है, कहीं सत्ता भारी कहीं कम, तो आप इसे देख सकते हैं। सिस्टम एलिमेंट्स की बात होगी, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इनके सिस्टम्स में, डिफाइन ऑफ एक्शन प्लान ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि टॉप डाउन की बात होगी, टॉप डू डाउन मतलब एक तरफ जाएगा ऐसे, एक तरफ ऐसे, तो आप देखेंगे एक तरफ भागीदारी कैसे हो रही है, बॉटम अप, तो आप देखेंगे दोनों चीजें बता चुका हूं। एग्जिट स्ट्रेटजी की बात हो रही, तो आप देखेंगे क्या नाम स्ट्रेटजी भी होगी, और इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है कि कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की बात नागौर से 1959 के दौर से शुरू होती है, लेकिन आते हैं धीरे धीरे 92-93 के दौर में वो लागू हो पाती है। तो इम्प्लीमेंटेशन की देख सकते हैं, या फिर केंद्र संबंधों में जो आयोग समितियां देती हैं, सहमतियां देती हैं, वो कभी की सहमति कब लागू होती है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे हुआ जाएगा।
आइडेंटिफाइंग रिस्क, तो इसका रिस्क क्या है आप देख सकते हैं, इसको देखा जाएगा। तो इस मैप को समझकर आप पूरा मॉनिटर ऑफ एक्शन आप, ठीक है, इसको देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से इस चीज़ की चर्चा इसमें की गई है। अब आप देख सकते हैं कि भारत में जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन है और फिजिकल, तो अलग अलग स्तर की बात हो रही है, आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल की बात देख सकते हैं, इलेक्टेड अथॉरिटीज, ठीक है, इसके संदर्भ में डिसीजन मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट पावर्स है, सिटीजन आप देखेंगे, पार्टिसिपेशन है, अकाउंटेबिलिटी आप, ट्रांसपेरेंसी है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव की बात हो रही है, साथ ही आप फंक्शंस की बात करेंगे, आप रेगुलेटिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एंड रिपोर्टिंग की बात करेंगे और आप देखेंगे ऑन स्टॉक और ऑन एसेट्स की बात करेंगे। तो आप इसे एडमिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे ऑन बजट, अगर फिजिकल की बात होगी तो बजट आप देख सकते हैं, ऑन बजट आप अकाउंटिंग और एक्सपेंडिचर की बात होगी, एक्सपेंडिचर कैसे कैसे होगा, रेवेन्यू कैसे किया जाएगा कलेक्ट, और देखे सकते हैं सफिशिएंट एंड एडिक्वेट के फिजिकल रूल क्या होंगे, तो आप देखेंगे। साथ ही फिजिकल रूल की बात है, मतलब आपको एक तरफ क्या नाम वित्तीय फिजिकल इसकी बात की गई है। अब आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि सेंट्रलाइजेशन है, डीकंसल्टेशन है और डिक्लेरेशन है और डिवोल्यूशन है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन है। तो आप इसे देख सकते हैं इस संदर्भ में, इस फिगर को, तो अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है। तो आप इसमें दिखाया गया है डीकंसल्टेशन, तो ट्रांसफरिंग सम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसमें, और डिलीगेशन की बात होगी तो आप देखेंगे एजिंग सम टास्क टू द पावर लेवल की बात होगी, और आप देखेंगे डिवोल्यूशन की बात होगी, तो क्रिएटिंग इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ यूनिट्स की बात होगी, इसे देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात कर चुके हैं कि ट्रांसफर डिसीजन मेकिंग पावर्स के संदर्भ में, एंड क्या होगा रिसोर्सेज क्लोजर बोथ टू द, आप देख सकते हैं टारगेट पॉपुलेशंस पब्लिक पॉलिसीज एंड टू, आप देख सकते हैं कि प्रोटोगोनिस्ट इन सिविल सोसाइटी इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द, क्या होगा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो आप देखेंगे रोल ऑफ स्टेट क्या होगा इनके संदर्भ में। इसके बाद अगर हम एनसीईआरटी के संदर्भ में आ जाएं तो सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात, आपके संघवाद के फीचर्स की बात हमने आपको बताया था। इसमें आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि विकेंद्रीकरण की बात है तो भारत में हर स्तर पर लोगों की भागीदारी की बात की गई है, पंचायती राज की बात की गई, भारत के आर्टिकल 50 में बात की गई है। फिर अलग से पंचायती राज के भारतीय संविधान में 73वें 74 संविधान के तहत, क्या अमेंडमेंट के तहत, संशोधन के तहत उन्हें भागीदार बनाया गया। तो सेंटर के साथ आप देखेंगे स्टेट के साथ लोकल में आप देखेंगे कई 3 स्तर आते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं 2 स्तर हैं कहीं कहीं, इसमें भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं है। अगर हम सेंट्रल की बात करें तो संघीय सरकारें 2 या 2 अधिक स्तरों वाली होती हैं, ठीक है। संघीय सरकार का मतलब है कि जो एक सेंट्रल पे होगी, एक क्या होगी, एक स्टेट में होगी या इससे अधिक होगी। हम अपने देश के 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा करेंगे। जैसे भारत एक विशाल देश है, सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था के से बढ़िया शासन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि भारत में क्या है, विविधता एकता, जाति है, लैंग्वेज की विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है। इन्हीं सारी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए तीसरे स्तर की सरकार का निर्माण किया गया है। विश्व के अन्य हिस्सों में भी क्या है, अपने अपने हिसाब से उन्होंने क्या अपने अपने देश में एक तीसरे लेवल की या आप देखेंगे अलग एक बात की है। और साथ ही आप देखेंगे इसमें कि इस शासन व्यवस्था से बढ़िया शासन नहीं चलाया जा सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। भारत के जो प्रांत की बात हो रही है, आपसे क्वेश्चन कभी पूछे जाए तो आप बना सकते हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन कभी आपसे कुछ में पूछा जाए तो आप बिल्कुल आंसर दीजिए, पीटीपी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, ठीक, इसे याद रखिएगा। इसके साथ आप देखेंगे महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है, ये क्वेश्चन आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन हुआ, आप संस्कृति के आधार पर भी राज्यों का गठन हुआ, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, फिर भी राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बंटवारे की जरूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर की गिरने की जरूरत है, ऐसी व्यवस्था की गई है। तीसरा स्तर या स्थानीय सरकारों या लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज को कह सकते हैं, आप इन्हें प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो
और आप देखेंगे भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकारों को संघीय ढांचा सामने आया है, जिसमें आप देखेंगे तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है और ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में तीसरे स्तर की सरकार का निर्माण किया गया है। और आप देखेंगे यह इंडियन भारतीय संघीय व्यवस्था का फीचर जो एक फीचर्स है, याद रखिएगा कभी आपसे विशेषता के तौर पे पूछा जाए, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इस सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। आपसे एक बार में पूछे सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाए तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। आप ये भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के तहत लोगों की हर स्तर पर भागीदारी सत्ता का विकेंद्रीकरण है। टू द पॉइंट कह देंगे। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो कह सकते हैं इस संदर्भ में कि जो है भारतीय संविधान के तहत केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को अलग अलग शक्तियां, अलग अलग कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। ये संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। तो ये भी संघीय व्यवस्था और सत्ता के विकेंद्रीकरण के ही फीचर्स हैं, याद रखिएगा। और हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण के पीछे, दुनिया के पीछे बुनियादी सोच यही है। तो विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच है, हम देख चुके हैं। अनेक मुद्दों और समस्याओं पर निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। तो आप देखेंगे एक लोकल पंचायत जब बैठती है तो पंचायत का मुखिया और पंच बैठते हैं तो क्या करते हैं, एक लोकल स्तर की जो समस्या होती है लोकल आदमी ही समझ सकता है, क्षेत्रीय आदमी, क्षेत्रीय पंचायत तो उसे ठीक से समझा सकते हैं। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं को बेहतर समझ होती है। लोगों ने इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग कहाँ किया जा सकता है। इसी के तहत आप देख सकते हैं कि पंचायती राज में धीरे धीरे क्या है, सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट की पावर, ठीक है, रेवेन्यू, सभी चीज़ों को धीरे धीरे क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के तहत बढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे इसके उपयोग किस तरह किया जाए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसलों को भी सीधे भागीदारी बनाना संभव हो सके। आप देखेंगे कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को क्या है 50% तक कुछ राज्यों ने एप्लीकेशन कर दिया इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन अभी कुछ राज्यों ने नहीं किया है। और आप देखेंगे धीरे धीरे सत्ता में भागीदारी की बात हो रही है, सभी लोगों की भागीदारी हो रही है, विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं हम लोग। तो आप देखेंगे इसमें लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। आप देखेंगे लोग कहते हैं कि क्या है, पहले लोकल स्तर पर आप आदत डालिए। जो बड़े राजनेता हैं, जो हम कह सकते हैं क्या है नाम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट के जो सरकारें हैं, वो कहते हैं कि लोगों की भागीदारी पहले क्या नीचे स्तर पर लोगों की आदत पड़ जाए, फिर हम धीरे धीरे ऊपर के स्तर पर इनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। लेकिन भारतीय संविधान में हर स्तर पर लोगों की भागीदारी है, लेकिन वास्तविक भागीदारी हो चुकी है। जैसी बात ये कही जा रही है कि हर स्तर पर आदत पड़ जाए, तो आप देखेंगे तीसरे स्तर की तो बात की आदत बाद में आई। भारत में पहले और दूसरे स्तर के स्तर लोगों की आदत पहले से ही बनी हुई थी। तो हर स्तर पर लोगों की भागीदारी की आदत बन चुकी है। लोग पंचायत हो, चाहे स्टेट लोग चुनाव हो, चाहे सेंट्रल चुनाव हो, इलेक्शन हो, सभी लोगों में सभी स्तर पर लोगों की भागीदारी दिखाई पड़ेगी आपको। आप देख सकते हैं स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन और लोकतांत्रिक सिद्धांत के वास्तविक सिद्धांतों का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, आप यहाँ क्वेश्चन मेंस का बन सकता है कि आप इस मत से सहमत हैं कि स्थानीय सरकारों को स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। व्याख्या कीजिए। ठीक, आप क्वेश्चन मेंस का है बन रहा है, याद रखिएगा, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन यहीं से बन सकता है आपसे। सीधे हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण की जरूरत, ये पीटी में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमारे विकेंद्रीकरण की बात आप देखेंगे आर्टिकल के नाम 40 में भी बात की गई है। तो पंचायती गांधी जी के, तो आप विकेंद्रीकरण की बात है, पंचायती की बात हो रही है, तो आप इसे हमारा क्वेश्चन यहाँ से पीटी में भी बनेगा, याद रखिएगा लाइन। इसके बाद गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिश हुई है। ये सभी क्वेश्चन आपसे पीटी में ऐसे पूछे जा सकते हैं। सभी राज्यों में क्या होगा, गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों के स्तर नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है। पीटी का क्वेश्चन है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, वैसे भी आप लगा लेंगे आंसर, सिर्फ बताना हमारा काम है। हम बात करेंगे इनमें राज्य सरकारों को सीधे नियंत्रण होता है। तो आप देखेंगे इन्हें राज्य
राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया था, क्योंकि क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया, राज्यों को सौंप दिया कि आप अपने हिसाब से अपने अपने यहाँ पंचायत स्थापित कीजिए, जनसंख्या के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कितने स्तर की पंचायतों का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संविधान आप देखेंगे कि क्या कर रही है, पंचायत ब्लॉक की बात है तो ब्लॉक स्तर की बात कही गई है, कहीं कहीं जो यूपी में ब्लॉक स्तर की बात मध्यवर्ती चुन कर सकते हैं, ऐसे संविधान में व्यवस्था है। और साथ ही आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक है जिसे हम सीधी दिल्ली में बोलते हैं, या नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से इसे इस्टेब्लिश किया हुआ है। स्थानीय सरकारों के नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे, इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार और ना ही संसाधन। शुरुआत में इसे पंचायत का संविधान में हिस्सा दे दिया गया, लेकिन आप देखेंगे शुरुआत में क्या था, इनके पास ना कोई नियमित चुनाव होते थे, ना इनके पास ऐसे कोई संसाधन थे, ना ही पंचायती राज के लोगों के में जो पंचायत का चुनाव लड़ते थे, ना ही लोगों को पता होता था कि ये ग्राम पंचायत का प्रधान या ग्राम पंचायत का मुखिया के पास क्या क्या पावर्स हैं, आपके उनके पास क्या क्या अधिकार हैं। अब लोगों की जागरूकता इसके प्रति बढ़ने लगी है। लोग धीरे धीरे पंचायतों में अपनी भागीदारी को इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। संसाधनों का बंटवारा पंचायत के पास कैसे है, कितने पैसे, कहाँ रेवेन्यू, कितना कलेक्ट, कितने कितने काम आते हैं, लोगों की अब जागरूकता इसमें बढ़ चुकी है। लोग इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे इस प्रकार के प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र हुआ है था, उस समय हुआ था, लेकिन आज की वास्तविकता इसके उलट है। आप देखेंगे वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था, यही 92 जिसमें क्या था, संविधान में संशोधन किया गया था और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को शक्तिशाली और प्रभावी और संविधान का हिस्सा बना दिया गया। आप देख सकते, ये क्वेश्चन आपसे पीटी में कभी पूछा जाता ही है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। पंचायती राज पे मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्थानीय शासन, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत स्थानीय सरकारों का जन्म हुआ है और भारतीय संविधान में इन्हें क्या नाम, इसके संविधान में संघीय सरकार की प्रमुख एक तीसरा स्तर की सरकार को क्या क्या लोगों को फायदे हुए हैं, आप इसकी समसामयिक चर्चा कीजिए। ठीक, क्वेश्चन लिख सकते हैं मेंस के हिसाब से भी। और आप देखेंगे ठीक, स्टरडे टुमारो के संदर्भ में, तो स्टरडे था सेंट्रलाइज पावर हुआ करती थी कभी, ठीक, ट्रांसफार्मर नेटवर्क था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था और कमर्शियल बिल्डिंग फैक्ट्री। देखेंगे ये स्टरडे हुआ था, मतलब आपको दिखा रहे हैं ये स्टरडे है, बीता हुआ कल सेंट्रलाइज पावर संघ के पास हुआ करती थी। आज का समय है, मतलब समसामयिक समय में देखेंगे कि टुमारो, आज के समय में आप देखें क्लीन लोकल पावर। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे चीज़ों का डिवीजन हो चुका है। जैसे क्या नाम, एक घर बनाने के लिए आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता अलग अलग दुकानों से खरीदते हैं, इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके घर में क्या क्या आवश्यकता होती है घर चलाने के लिए। तो आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि एक लोकल पावर्स क्या होती है या यूनिट्स क्या होती हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करेंगे। तो स्थानीय स्वशासी निकाय के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता हो चुकी है। अब संविधान में, क्योंकि संवैधानिक हिस्सा हो गया, संविधान के तहत आपको चुनाव कराने ही पड़ेंगे। आप देखेंगे निर्वाचित स्वशासी निकायों की सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण है। इन फीचर्स को आप स्थानीय स्वशासन के लक्षण में लिखते हुए लिख सकते हैं या इनकी फीचर्स में लिख सकते हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अब इस पे सेंट्रल ने कानून बना दिया, 50% राज्यों को दिया कि अपने आप 50% तक इनको महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं। तो 1/3 से जगह या 50%, कुछ राज्यों ने एप्लीकेशन कर दिया इस पे, याद रखिएगा। हम बात करेंगे और हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो आप इसे देखेंगे, राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए क्या क्या, राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। ये राज्यों को शक्ति दी गई है, ठीक है, ये राज्य की शक्ति है और राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। हमने आपको बताया था कि कहीं पर क्या नाम ग्राम पंचायत है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल या जिला पंचायत सदस्य है, तो क्या नाम मुखिया है, तो बीच की व्यवस्था नहीं है। या कुछ राज्यों में क्या नाम एक स्तर की है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से चीज़ों को किया गया है। हम बात करेंगे, आप देख सकते हैं लोकल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल पावर, पॉलिटिकल पावर, ये लोकल गवर्नमेंट है,
ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब स्टेट की तरफ इन्हें देखना पड़ता है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था में पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में आप देखेंगे कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक पंचायत होती है। तो ग्राम समूह से एक कई सारे गांव को मिलाकर एक पंचायत का निर्माण किया जाता है। ठीक है, एक ग्राम पंचायत होती है, यह एक तरह की परिषद है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राम पंचायत एक परिषद होती है, तो आप देखें ग्राम पंचायतों की जो पंचायत होती है वो एक परिषद है। क्यों परिषद है? क्योंकि कुछ गांव को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, समूह बनने से वो परिषद का निर्माण करते हैं। तो ये क्वेश्चन पीटी में पूछा भी गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। याद रखिएगा, हम आगे बात करेंगे। सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। तो आप देखेंगे जो परिषद है इसका सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं, और आप सामान्यतः पंच कहा जाता है, अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। तो आप देखेंगे सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं, सामान्यतः इन्हें पंच कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है हर गांव का एक पंच हो जिन्हें वार्ड का नाम दिया गया है, और अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है, और जिन्हें सरपंच भी कहा जाता है या ग्राम का प्रधान भी कहा जाता है। इसका मुखिया इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग, वयस्क का मतलब है जो लोकसभा के चुनाव के लिए एक उम्र है, जो विधानसभा के चुनाव के लिए एक उम्र है, वही मतदाता लोग जो है पंचायत के लिए चुनाव करेंगे, उन्हें दूसरी उम्र के लोग। तो लोग मतदाता के जरिए करते हैं। पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली एक संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ठीक है, आप याद रखिए, पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाए। और आप देखेंगे गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। तो एक ग्राम पंचायत के सभी मतदाता क्या नाम सदस्य होते हैं जो मत देने के होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इसमें ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठकें करनी होती हैं। आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, जिससे क्या नाम विधानसभा की बैठक होती है साल में 2 या 3 बार, इसी तरीके से इनकी भी बैठक होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछी जाए तो आप इसे क्वेश्चन मारिएगा, याद रखिएगा। स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का, याद रखिएगा हमने आपको बताया है कि ग्राम हो चाहे लोकल हो। तो आप देख सकते हैं, अगर यूपी की बात करेंगे पंचायत हुई, ग्राम पंचायत, ग्राम सरपंच, इसके बाद क्या नाम ब्लॉक प्रमुख जिसे कहते हैं विधानसभा लेवल के, या फिर आप देखेंगे जिला पंचायत, आप देखेंगे एक जिले का पंचायत अध्यक्ष होगा। इस ग्राम पंचायतों को मिलाकर समितियों का गठन होता है। तो ये कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पीटी में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, कई ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंडी इस तरीके कहा जा पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव भी, ठीक है, उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। ठीक है, पंचायत सदस्य करते हैं। किसी भी जिले की पंचायत समितियां को मिलाकर जिला परिषद का गठन किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी जिले की सभी पंचायत समितियां मिलकर, सभी क्वेश्चन पीटी में बन रहे हैं, याद रखिएगा। होता है जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। आप देखेंगे जिला परिषद में उस जिले को से लोकसभा विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आपसे पूछा गया कि पंचायत इस इलाके के सभी सदस्य क्या पंचायत के सदस्य होते हैं। जिले की सभी पंचायत समितियां मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। ठीक, और जितनी जिले की पंचायत समितियां हैं, कई पंचायतों को मिलाकर समितियां बनती हैं, और इसके बाद सभी पंचायत समितियों को मिलाकर क्या है जिला परिषद का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे पहले क्या नाम कई पंचायतें मिलकर एक समिति बनाएंगी, फिर कई समितियां मिलकर जिला परिषद बनाएंगी, और जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों के चुनाव में क्या हो जिला परिषद कहेंगे। जिला परिषद में उस जिले के लोकसभा विधानसभा के लिए चुने गए सांसद विधायक भी क्या नाम जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी इस सदस्य के रूप में होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है। हम बात करेंगे जिला परिषद का प्रमुख, इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। तो जिला परिषद का जो प्रमुख होगा उस परिषद का राजनीतिक प्रधान होगा। आप देखेंगे कि जिन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं। इस प्रकार के स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। सेम व्यवस्था आप देखेंगे इसी स्तर की क्या नाम शहर में चली जाती है। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधियों करते हैं। निर्वाचित मतलब नगर पालिका प्रमुख और नगर
पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी पीटी में, ये सभी क्वेश्चन आपसे पीटी में भी बनते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। ठीक है, नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नगर निगम और नगर पालिका का दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं, और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। और स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है, ऐसी एक व्यवस्था है। तो देख सकते हैं, और यह संख्या अपने आप में दुनिया के कई, आप देखेंगे 36 लाख लोगों का चुनाव, मतलब 36 लाख लोग चुने हुए होते हैं, लोगों ने चुना है इन लोगों को, क्या नाम, पंचायतों के लिए। इतनी बड़ी व्यवस्था है कि 36 लाख लोगों को स्वयं लोग चुनते हैं। इतनी तो हो सकता है किसी देश की जनसंख्या हो। आप देखेंगे यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय स्तर की सरकारों की बात करेंगे तो स्थानीय स्तर की सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। अपने इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ हमारे लोकतंत्र में इनकी आवाज़ को मजबूत किया गया है। प्रधानमंत्री देश चलाता है, मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं, और इस तर्क से जिला परिषद के प्रधान को जिला शासन चलाना चाहिए। ठीक है, क्या आप कह रही है पहली आपसे कि प्रधानमंत्री देश चलाते हैं, मुख्यमंत्री राज्य चलाते हैं, तर्क जिला परिषद के प्रधान को जिले का शासन चलाना चाहिए, फिर जिलों का शासन कलेक्टर या जिलाधीश यूँ चलाते हैं। तो आपसे कहा है कि हर स्तर पर लोगों की भागीदारी है, तो प्रशासनिक स्तर पर भी लोगों की भागीदारी है, तो इसलिए कलेक्टर शासन चलाते हैं, जिलाधीश चलाते हैं। इसके बाद भी आप देखेंगे कि बावजूद भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, लेकिन लोग बड़े उत्साह से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। अब आप क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आलोक लिख सकते हैं, ये आपकी समीक्षा में काम आएगा, याद रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन की समीक्षा कर रहे हैं तो इसे आप लिख सकते हैं कि लेकिन सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती हैं। ऐसे पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर सही मारेंगे, बिल्कुल सही बात है। रीजन एक्सेप्शन के रूप में क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आएगा कि कथन और कारण में बन सकता है। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पंचायत अधिकार नहीं दिए हैं, ठीक है, उन्हें राइट्स नहीं दिए हैं। ऐसा क्वेश्चन पीटी में पूछा जाए तो आप सही मारेंगे। और इस प्रकार के स्वशासन को आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर है। स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो बात की गई है, उस आदर्श से अभी हमारा लोकतंत्र या सत्ता या हमारे देश की शासन व्यवस्था भी काफ़ी दूर है। ये आप आलोचना मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं ब्राज़ील का प्रयोग किया गया, ब्राज़ील के एक शहर। हम इस चीज़ पे चर्चा आपसे क्या नाम क्लास 6, 8, 9 में भी कर चुके हैं। तो क्या नाम, पोर्तो एलेग्रे विकेंद्रीकरण और नागरिकों के सक्रिय भागीदारी की बात की गई थी। आप देखेंगे कि इस शहर में क्या नाम, नगर परिषद में एक समांतर संगठन का गठन हुआ और इस शहर के वास्तविक फैसले लेने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया। आप देखेंगे 13 लोगों और शहर बजट तैयार के भागीदारी करते हैं और उप क्षेत्रों में इन्हें बांट दिया गया। इस क्षेत्र को भी कई सारे पार्ट में बांट दिया गया, याद रखिएगा। आप देखेंगे जिसे बाढ़ कहते हैं या कहीं ना कहीं भारत की जो पंचायती व्यवस्था है उसी को कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है, और उप क्षेत्र की अपनी बैठकें होती हैं। स्वरूप ग्राम सभा की तरह है, आपको लिख सकते हैं। आप कभी स्थानीय स्वशासन का कंपैरेटिव स्टडीज में कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ब्राज़ील के शहर क्या नाम, पोर्तो एलेग्रे का ले सकते हैं। आप देखेंगे इसके इलाके में नागरिक भाग लेते हैं, कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाली मुद्दों पर होती हैं, और आप देखेंगे नागरिक भाग लेते हैं इसमें। हर नागरिक, शहर का कोई भी नागरिक इसमें भाग ले सकता है, अपनी बात कह सकता है, बजट पर चर्चा करता है, प्रस्ताव पर नगरपालिका के सामने पेश किया जाता है, अंतिम फैसला नगरपालिका लेती है वहाँ की। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से। और साथ में आप देखेंगे फैसले लेने की इस प्रक्रिया में लगभग 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। तो इस तरीके से अपनाने से सुनिश्चित होगा बजट सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में खर्च नहीं किया जाएगा, गरीब बस्तियों में बसे पुनर्वास के इंतजाम की जोशियों की जड़ें नहीं उजाड़ सकते। तो क्या नाम, आप देखें किसी नगर में कोई बस्ती को क्या नाम उजाड़ कर वहाँ अपार्टमेंट बनाया नहीं जा सकता। ऐसे फैसले लेने के लिए वहाँ की सरकार ने कदम उठाए हैं। और देखेंगे केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। ऐसे इलाकों अपने देश में भी अगर दिया जाए
तो केरल में ऐसे प्रयोग किए गए कि वहाँ आम लोगों ने आम बस्तियों के विकास के लिए योजना की तैयार की भागीदारी की है। अब हम बात करेंगे भारत में इसके कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ प्रश्नावली छूट गई है, आपको लिख देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस हैं आपके। भारत में खाली राजनीतिक नक्शे राज्यों की उपस्थिति दर्शाएं। मणिपुर, सिक्किम आप दिखवा सकते हैं आराम से। विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों की उपस्थिति बताएं। तो इसको हम बता चुके हैं, संघीय स्थिति की बात आप नक्शे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लास 9 10th के स्टैंडर्ड में है तो आप इसे ज़रूर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बनाएं तो आप देख सकते हैं। ठीक, कि आप देखेंगे इस क्वेश्चन को अगर मॉडिफाइड करें तो आप देखेंगे क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत की संघीय व्यवस्था विश्व के अन्य देश बेल्जियम से मिलती जुलती है। आप दोनों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए कि कैसी व्यवस्था मिलती जुलती है और आप इसकी व्याख्या करें। हम बात करेंगे शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों के प्रमुख अंतर क्या हैं। तो आप देखेंगे कि संघीय और एकात्मक स्वरूपों, ये पीसीएस में क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ये और ठीक सीधा क्वेश्चन बन सकता है और यूपीएससी भी पूछ सकती है कुछ बदलाव के साथ। तो इसके उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। 1992 के संविधान संशोधन से पहले देश में स्थानीय स्वशासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। आप इसे लिख सकते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए कि चूंकि अमेरिका अपनी तरह एक संघ है, इसलिए वहाँ की सभी इकाइयों को समान अधिकार प्राप्त है। आप कहेंगे अमेरिका संघीय सरकारों के मुकाबले प्रांत सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, लेकिन भारत में संघीय प्रणाली क्या हो रही है यहाँ, चूंकि अमेरिका ठीक राज्यों का एक संघ है, कह सकते हैं राज्यों ने मिलकर बनाया है, या अपनी तरह का एक संघ है, या संघीय व्यवस्था के पूर्ण लक्षण या पहला संघ है, कह सकते हैं। और लेकिन भारत की संघीय प्रणाली लेकिन भारत की संघीय प्रणाली प्रांत राष्ट्रों से केंद्र का निर्माण करते हैं, इसलिए कहते हैं संघीय प्रणाली कि ये यहाँ कुछ और राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। यहाँ कुछ और राज्यों को औरों से ज़्यादा, हाँ, भारत की संघीय प्रणाली ठीक किस तरीके की है। संघीय व्यवस्था में आप देखेंगे अमेरिका की अपनी संघीय प्रणाली जो है राज्यों या संघीय प्रणाली के केंद्र से राज्य की तरफ जा रहे हैं, कह सकते हैं। राज्य से राज्यों की तरह है। और भारत की संघीय प्रणाली की अगर बात करें तो भारत की संघीय प्रणाली अपनी राज्य व्यवस्था में आप देखेंगे अपनी सहूलियत या शासन व्यवस्था की प्रणाली है, कह सकते हैं। यहाँ क्या पॉइंट होगा कुछ अपने हिसाब से फुलफिल कर लीजिए। और यहाँ कुछ राज्यों को औरों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो आप देखेंगे भारतीय संघीय प्रणाली में राज्यों को कुछ विशेष राज्य दर्जा भी दिया जाता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा शक्तियाँ दी जाती हैं। तो आप देखेंगे भारत की संघीय प्रणाली अपनी तरह की है, कह सकते हैं। अमेरिका की संघीय प्रणाली अमेरिका का अपनी तरह का एक संघ है, ठीक है। अमेरिकी संघीय व्यवस्था अपने एक तरह का या विश्व का अनूठा संघ है, या अमेरिकी राज्यों की तरह का एक संघ है, कह सकते हैं। अमेरिका अपनी तरह का एक संघ है, कह सकते हैं। राज्यों की तरह एक संघ है, यहाँ पे भरा जाएगा। तो अमेरिकी संघ कैसे, अमेरिका का संघ अपनी तरह का एक संघ है, कह सकते हैं। राज्यों की तरह का एक संघ है, राज्यों से मिलकर बनने का एक संघ है। लेकिन भारत की संघीय प्रणाली एक अपनी व्यवस्था की तरह संघ है, देख सकते हैं। अपनी तरह या कह सकते हैं। अगर बात करें भारत की भाषा नीति पर नीचे दिए गए प्रतिक्रियाएं दी गई, इनमें से आप किसे ठीक समझते हैं। अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। अमेरिकी अपनी तरह का संघ है और संघीय प्रणाली, भारतीय संघीय प्रणाली अपनी तरह का एक संघ है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अमेरिका की संघीय प्रणाली अपनी तरह का एक संघ है और उनका अपना एक संघ है अपने तरह का। भारत की संघीय प्रणाली अपने तरह का एक संघ है। क्वेश्चन अब ठीक हो गया। और इसके साथ संघीय प्रणाली, भारत की संघीय प्रणाली या संघीय प्रणाली के मुकाबले आप देखेंगे, हाँ, अपनी तरह का एक संघ है, वहाँ सभी इकाइयों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांतों को शक्तियाँ ज़्यादा मिली हुई थी।
वास्तविकता में, लेकिन अब स्थिति उलट चुकी है। लेकिन भारत में यह संघीय प्रणाली आप देखेंगे अपनी तरह का एक संघ है। यहाँ संघ, भारत की संघीय प्रणाली में संघ अपनी तरह का है, संघ का अपनी पावर्स हैं, या संघ अपनी तरह का एक प्रणाली है, कुछ अपने विशेषताओं के तहत अपनी प्रणाली है। यहाँ कुछ राज्यों को विशेष राज्य दर्जे, विशेष औरों को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं, कह सकते हैं। भारत की भाषा नीति पर नीचे प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, आप इसमें अपने ठीक तरीके से देख सकते हैं। पक्ष और अपने तर्क सहित उदाहरण दें, आप देख सकते हैं इन्हें। हरीश, अरमान और इनकी अलग अलग क्वेश्चन हैं, आप इनको अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में लिख सकते हैं या इनके उत्तर दे सकते हैं। संघीय प्रणाली की विशिष्टता के संदर्भ में बात की गई है। संघीय प्रणाली के अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। आप देखेंगे कि अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच बढ़ जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। सरकार की शक्ति शासन में विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों पर बढ़ जाती है, तो आप इसे संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। अगर अलग अलग क्वेश्चन पे लिखना चाहें तो अलग अलग, अगर इस पे ऑब्जेक्टिव मारना चाहेंगे तो इसे मारेंगे। और आप देखेंगे भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं। नीचे दिए गए संघ सूची, राज्य सूची में विषय लिखें तो रक्षा, हमने आपको बताया महत्वपूर्ण विषय पुलिस, राज्य व्यवस्था का है। कृषि समवर्ती देख सकते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची है, तो कृषि राज्यों का विषय सॉरी आपके समवर्ती सूची में है। और इसके साथ ही आप देखेंगे बैंकिंग, वन, तो आप कौन कौन, संचार, तो बैंकिंग राष्ट्रीय हो गया, वन समवर्ती हो गया, संचार राष्ट्र संघ का हो गया, और व्यापार विभाग, व्यापार क्या नाम समवर्ती सूची यार आप देखेंगे, और अलग अलग विभाग समवर्ती सूची का विषय है। तो देख सकते हैं इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग लिख सकते हैं उत्तर। तो राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, और अपशिष्ट तो कौन मेल वाला नहीं है, तो स्थानीय सरकार अपशिष्ट शक्तियाँ राष्ट्र संघ के पास है, आपको बताया था आर्टिकल 248। और इसके बाद देखेंगे कि इसमें उत्तर चुने तो आप देखेंगे भारतीय संघ, राज्य, नगर निगम और मेयर, आप इसे मिला सकते हैं। भारतीय संघ का प्रधानमंत्री होता है, राज्य का राज्यपाल होता है, और नगर निगम का मेयर होता है, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। आप इसे मिला लीजिए, ठीक, हम ही मिला देते हैं, लीजिए। नगर निगम मेयर हो गया और राज्य का राज्यपाल हो गया, और ठीक, इसे आप मिला लीजिए अपने हिसाब से। अब आगे बात करेंगे इसके संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या आप इस मत से सहमत है, आप इसमें बयानों पे ना जाएं, क्वेश्चन बनाएं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय होते हैं? ठीक है, तो इस पे व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। दूसरी बात होगी, भारत एक ऐसा संघ है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, अपने अपने विषयों पर स्पष्ट अधिकार हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय लोकतंत्र में भारतीय लोकतंत्र अपनी तरह का एक संघ है, और आप देखेंगे क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर इनका स्पष्ट अधिकार क्षेत्र है कार्य करने का। चर्चा कीजिए, आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक, बढ़िया तरीके से। श्रीलंका की संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसमें प्रांतों में बांट दिया गया है। आप देखेंगे भारत विश्व के अन्य संविधानों की तरह भारत की तरह श्रीलंका में भी संघीय व्यवस्था है, आप उन्हें भी प्रांतों में बांट दिया गया है। आप वहाँ की शासन व्यवस्था और भारत की शासन व्यवस्था में प्रमुख क्या अंतर है, आप चर्चा कीजिए, क्वेश्चन बन सकता है आपसे। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के पास कुछ अधिकार स्थानीय शासन की इकाइयों में बांट दिए गए हैं। देख सकते हैं भारत में संघ ऐसा कहा जाता है कि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय शासन को बांट दिए गए हैं। तो आप देखेंगे कि हर स्तर पर लोगों की भागीदारी की बात है। और आप देखेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था में जो तीसरे स्तर की बात की गई है, तो भारत की संघीय व्यवस्था विश्व की अनूठी सभ्यता संघीय व्यवस्था का निर्माण करती है। तो आप देखेंगे कि आप इस मत से सहमत हैं कि भारत में स्थानीय शासन के इकाइयों के मतलब संविधान में व्याख्या होने के बाद या संवैधानिक हिस्सा बनने के बाद भारत में संवैधानिक संघीय व्यवस्था नहीं रही है। हम इस क्वेश्चन को दोबारा बोल रहे हैं, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत में संवैधानिक रूप से स्थानीय स्वशासन का जन्म होने के बाद भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही? और
आप इस पे चर्चा कीजिए। ठीक, सीधा सा क्वेश्चन है, आप इसे लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। हम अगले चैप्टर 3 पे मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ये क्या कर रहा